प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं इंजीनियर मोहित यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल BR अकेडमी पर। और आज से नई क्लास स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की, जिसमें हम आपको पूरी फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड कंप्लीट कराएंगे। तो जो बच्चे गांव क्षेत्र से दूर से हैं वो बच्चे आज से जुड़ जाएँ इस चैनल पर और अपनी तैयारी शुरू से कर सकते हैं। जो बच्चे IIT और नीट की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ और अच्छे से तैयारी करें। उससे पहले पहला प्रश्न फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का हम जो कराएंगे, तो एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जाके जय माँ सरस्वती लिखें और हम आज से पढ़ाई का शुभारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपका 12th क्लास शुरू होगा। चैप्टर नंबर पहला है, चैप्टर पहला जिसका नाम है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। पहले चैप्टर से शुरुआत, पहला प्रश्न। सभी बच्चे एक साथ जय मां सरस्वती कमेंट सेक्शन में आके लिखें, उसके बाद हम लोग करते हैं शुभारंभ। तो प्यारे बच्चों, अब आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जिसका नाम है आवेश किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है आवेश किसे कहते हैं। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से सीखेंगे आखिर आवेश क्या है। तो आपको बता दें, आवेश एक गुण है। जो गुण है वो दिखता नहीं है, लेकिन ये होता है। तो बात है आवेश के बारे में कि कोई एक आवेश है, ये क्या है, एक गुण है। कैसा गुण? जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या फिर दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित कर सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो आवेश है वो एक गुण है जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। इस प्रश्न की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन बन गई है कि आवेश वह गुण है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। मेरी बात समझ में आई? अब जरा ध्यान से समझेंगे कि ये जो आवेश है इसके प्रकार क्या है। तो आवेश होता है दो प्रकार का। नंबर एक होता है धनावेश और नंबर दो होता है ऋणावेश। नंबर एक होता है धनावेश और नंबर दो क्या होता है? ऋणावेश। थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों कि धनावेशित वस्तु कब होती है, ऋणावेशित वस्तु कब होती है। इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और आप ये सीखेंगे कि ये जो आवेश है ये कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी। तो इसकी उत्पत्ति हुई परमाणु से। कोई भी अगर परमाणु है तो परमाणु मिलकर बना होता है तीन मूल कणों से, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। इसे हम कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। अब कोई भी वस्तु आपकी कब उदासीन होती है, कोई भी वस्तु आपकी कब ऋणावेशित होती है और कोई भी वस्तु कब आपकी होगी धनावेशित, इसका पूरा तरीका आप समझेंगे थोड़ा ध्यान से और अच्छी तरीके से। तो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, बिल्कुल बेसिक से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बहुत से बच्चों का बेसिक कमज़ोर होगा। जिनका अच्छा होगा बहुत अच्छी बात है, उन्हें आगे अच्छे से क्वेश्चन करने को मिलेंगे, और जिनका बेसिक कमज़ोर है वो बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि हमने एक तत्व लिया सोडियम, परमाणु क्रमांक होता है उसका 11। मेरी बात समझ में आ गई? परमाणु क्रमांक कितना होता है उसका? 11। आपको पता है ये जो परमाणु क्रमांक है
ये जो परमाणु क्रमांक है, इस परमाणु क्रमांक को हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान से देखेंगे, जब भी कोई परमाणु होता है, जब भी कोई परमाणु होता है वो सदैव रहता है उदासीन। कैसा रहता है? उदासीन। क्योंकि किसी भी परमाणु में, जैसे कि सोडियम तत्व का एक परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 11। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का, और ये दोनों कट जाते हैं, उत्तर आता है 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवेश कैसा हो गया? 0। यानी कि इसे हम कहेंगे उदासीन। क्योंकि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन, जिस कारण उनका आवेश कट के कितना हो जाता है? 0। यानी परमाणु कैसा हो जाता है? उदासीन। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या किया आपने, कोई अगर आपके पास दो पदार्थ है, एक पदार्थ ही, आपने इसको इस पर रगड़ना शुरू कर दिया, या फिर इसको आपने किसी साफ से कपड़े से रगड़ना शुरू कर दिया। जब आप इसे कपड़े को रगड़ेंगे बेटा, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन या तो उसमें चले जाएंगे या उसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। यानी कि आपको पता है कि कोई परमाणु, इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जब भी आप कोई दूसरी वस्तु रगड़ेंगे आप, तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ उसमें चले जाएंगे या उसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। जब आप ये बात सीखे तो आपने यहाँ पर जब आपने अप्लाई करके देखा कि इलेक्ट्रॉनों पर कैसे प्रभाव होता है। सपोज दैट हमने जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी कितनी? 11। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो गई? 11। अभी इस समय ये परमाणु आपका कैसा है? उदासीन है। ध्यान से समझना, उसके बाद बोलना। इस समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस की है, प्रोटॉन की संख्या प्लस की है, उत्तर आपका 0 आएगा। मैंने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। इलेक्ट्रॉन में क्या कर दिया? कमी कर दी। यानी कि 11 के बदले कितने रह गए? केवल 10। जब हमने इलेक्ट्रॉनों की कमी करी, एक इलेक्ट्रॉन कम किया और इसको घटाकर आंसर प्राप्त किया +1, इसका मतलब ये जो वस्तु है अब कैसी हो गई? धनावेशित। यानी कि आपने ये सीखा कि यदि आप इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं किसी परमाणु में, तो वस्तु कैसी हो जाती है? धनावेशित। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धनावेश किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं जब भी किसी पदार्थ से या जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु हो जाती है धनावेशित। बोलो बात क्लियर? सिंपल सी भाषा में क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से वस्तु हो जाती है धनावेशित। ऐसे इसी चीज़ को समझिए। अगर हमने क्या कर दिया, मान के चलिए, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर आप देखते हैं कि सोडियम ही 11, इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं? -11, प्रोटॉन कितने हैं? प्लस के 11। और हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर दी। इस बार इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दी? वृद्धि। वृद्धि का मतलब है कि हमने जहाँ पर ये -11 थे वहाँ पर हमने 1 बढ़ा दिया, 2 कर दिए। इसे अब आप घटाएंगे तो आपका माइनस का 1 बचेगा। यानी आपने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करने पर कोई भी वस्तु जो होती है वो ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने अभी तक ये सीखा कि आवेश क्या है। आवेश एक गुण है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब पहला आवेश होता है धनावेश और दूसरा आवेश होता है ऋणावेश। क्यों? जिस समय साइंटिस्टों ने खोज करी थी, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे थेल्स, जो कि 500 ईसा पूर्व जिनका जन्म हुआ था। उन्होंने सबसे पहले एक अंबर नाम का पत्थर था, उसे रगड़ के ये प्राप्त किया कि इस पत्थर में एक अजीब सी शक्ति है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित प्रतिकर्षित कर सकती है। हालांकि वो ये नहीं बता पाए थे कि ऐसा क्यों होता है। कुछ समय बाद एक विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट आई, उन्होंने ये बात बताई कि अंबर के अलावा भी कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ये गुण पाया जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे इस पर हमारी खोज शुरू हुई। जब हमको पता लगा
कि ये दो प्रकार के होते हैं, जो भी शक्तियाँ होती हैं, जो भी बल हैं, वो दो प्रकार के काम करते हैं, और ये आवेश भी दो प्रकार के होते हैं जो कि एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं। तो जब एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं तो उसका नाम क्या रखा उन्होंने, एक का नाम प्लस तो दूसरे का नाम माइनस, जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं उसका कारण आपके सामने बता दिया गया है कि यदि आप किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी कर देंगे तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। और दूसरी बात आपने सीखी कि यदि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करेंगे तो वस्तु आपकी ऋणावेशित हो जाएगी। तो इस पूरे चैप्टर में आपने सबसे पहला क्वेश्चन जो भी पढ़ा है उसमें ये चीज़ आपने समझ ली है। अगर सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि धनावेश तथा ऋणावेश से आप क्या समझते हैं, तो बिल्कुल सरल डेफिनेशन आपके सामने तैयार हो जाएगी बनके। जरा देखेंगे, धनावेश और दूसरा क्या है, ऋणावेश। सिंपल सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने पर वस्तु धनावेशित हो जाती है। और ऋणावेश की डेफिनेशन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाने पर क्या हो जाता है, वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। बोलो बात क्लियर। तो अब तक आपने ये चीज़ समझ ली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी देखेंगे हम लोग कि आवेश का मात्रक क्या होता है। अब हम देखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। अगर हम बात करें आवेश की मात्रक की, कुछ स्टार पॉइंट बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक या आवेश का ऐसा ही मात्रक। तो जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो नोट कर लें, चूँकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे तो आपको एक एक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक प्रश्न और पूछते हैं इसी से कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। सारे पॉइंट क्लियर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक फैराडे का मान क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक फैराडे का मान क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं 96,500 कूलाम। क्लियर। अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना बच्चों, आपसे पूछा जाए एक माइक्रो कूलाम, एक माइक्रो कूलाम कि आखिर एक माइक्रो कूलाम का मान क्या होता है। तो एक माइक्रो का मतलब आपको पता है 10 की पावर -6 और पीछे क्या लिख देंगे, कूलाम। बोलो सारे पॉइंट क्लियर हैं क्या। तो प्यारे बच्चों क्लियर। तो थोड़ा ध्यान से समझिए और अच्छी तरीके से बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछता है आवेश का मात्रक क्या है तो आप कहेंगे कूलाम है। बहुत स्लो पढ़िए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम भी स्लो पढ़ाएंगे, आप भी स्लो पढ़िए, और स्लो पढ़ते हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछते हैं, आप बोल देना सर फैराडे होता है। दूसरी बात, एक फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलाम। क्लियर। उसके बाद एक माइक्रो कूलाम का मान कितना होता है, 10 की पावर -6 कूलाम। बोलो बात क्लियर। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे CGS मात्रक की। किसकी बात करेंगे, CGS मात्रक की। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कूलाम यानी आवेश, आवेश का CGS मात्रक क्या है, कौन सा मात्रक, CGS मात्रक। क्लियर। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता CGS की फुल फॉर्म क्या है।
तो वो बच्चे सुन लें, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। बोलो बात क्लियर। यहाँ से हम सीखेंगे कि CGS मात्रक क्या क्या होते हैं। तो इसमें आपके 2 CGS मात्रक हैं, नंबर 1 है EMU और नंबर 2 आपका है ESU। पहला क्या है मात्रक? EMU। तो आपसे पूछा जा सकता है कि EMU जो मात्रक है उसका पूरा नाम क्या है, तो आप बता देना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। क्लियर। और दूसरा आपसे पूछा जाए कि दूसरा CGS मात्रक क्या है, तो आप बोल देना ESU। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। बोलो बात क्लियर। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बता दी गई हैं। यहाँ के बाद आप देखेंगे आगे कि पूछा जाए आपसे कि एक EMU का मान कितना होता है, तो आप बोल देना सर एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम। कितना होता है? 10 कूलाम। और आपसे बोला जाए कि एक ESU का मान कितना होता है, तो आप स्पष्ट बोल देना कि 1/3 गुणा 10⁻9 कूलाम। क्लियर। कितना होता है? कूलाम। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद बताओ मैं। बच्चों EMU को हम लोग एब कूलाम भी कहते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे कि CGS मात्रक क्या होता है, तो आप EMU भी बता देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या फिर आप EMU को एब कूलाम कह सकते हैं और ESU को आप कह सकते हैं स्टेट कूलाम। क्या कह सकते हैं? स्टेट कूलाम। बोलो बात क्लियर। तो अब तक जो आपको पढ़ाया गया उसमें क्या क्या पढ़ाया गया, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश के मात्रक क्या क्या है, ये चीज़ आपने अब तक पढ़ी है। इसके आगे अब आप पढ़ेंगे अब आप जो अगला प्रश्न पढ़ेंगे, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। अब आप पढ़ेंगे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। अगर आपको अब तक जो पढ़ाया गया समझ में आ गया है, तो आप अगला वीडियो देखने की तैयार रहें। नया वीडियो आपको मिलेगा कल सुबह और आप इसके लिए तैयार रहिए। तो आज का अगर ये वीडियो चैनल पर इस वीडियो को अच्छा लगा होगा अगर आपको, तो फिर आप इसे क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और तुम्हें जो कुछ करना है सब कुछ कर देना। धन्यवाद। समय समाप्त। हंसते रहिए, नाचते रहिए। जय हिंद।